हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइज एजुकेशन। आज यहाँ पे देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 15। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं जरूर जुड़ जाइएगा चैनल से। वीडियो को जरूर लाइक करिए, आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं। ओके, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा कमेंट से बताइए। पेपर 3 में यहाँ से 20 क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, और क्यूज वगैरह वहाँ पे चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड फर्स्ट इन द न्यूक्लियर रेडिएशन। अब पता होगा कि न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह होता है तो उसमें आपका बॉडी का कौन सा पार्ट जो सबसे पहले अफेक्ट होता है? आइज, लंग्स, स्किन या फिर बोन मैरो। ओके, तो बताइए ये सारे पार्ट्स में कौन सा अगर न्यूक्लियर रेडिएशन अगर होता है तो कौन सा पार्ट जो है सबसे पहले जो है अफेक्ट होता है? तो इसका आंसर होगा आइज। आइज जो होता है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। आइज जो होता है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में, नाभिकीय विकिरण में देखिएगा, मतलब नाभिकीय विकिरण समझते हैं ना, जब कोई एक पता होगा कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो जब वह विकिरण छोड़ता है तो वहाँ से उसको नाभिकीय विकिरण कहते हैं। तो जब रेडिएशन छोड़ेगा तो सबसे पहले आपको आइज को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। ओके, आइज को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इसीलिए कहीं लोग जाता है तो देखे होंगे कि मास्क जैसा पूरा बॉडी में पहन लेता है और आइयोग्राफी अलग तरह का ग्लास वगैरह लगा लिया जाता है ताकि आँख पर इफेक्ट ना पड़े। तो ये सब काम जब करता है न्यूक्लियर जहाँ रिएक्टर वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही अपना बॉडी को ढक के रखता है ताकि क्या किया जा सके, इससे बचा जा सके विकिरण से। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी दो चीज़ यहाँ से याद रख लीजिएगा। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं एनर्जी के लिए ना, जैसे आप लोग कुंडकुलम देखे होंगे, काकरापार देखे होंगे, कैगा वगैरह देखे होंगे, नरौरा देखे होंगे, तो ये सारा जो न्यूक्लियर है रिएक्टर वगैरह है तो सारा जो काम करता है ना, और न्यूक्लियर जो है आपका देखने को मिलेगा न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन पे, जिसको आप लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जो सन वगैरह है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये दो क्वेश्चन देखिए हमेशा से बनते रहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? इसका मतलब टूटना होता है। और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो दोनों वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जो सन का एनर्जी देखने को मिलता है, सन का जो एनर्जी देखने को मिलता है वह फ्यूजन पे काम करता है। इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है और हीलियम एटम का निर्माण करता है। किसका? हीलियम एटम का निर्माण करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जनरेट होता है। तो इसमें फ्यूजन होता है और इसको एनर्जी को ना थोड़ा से मतलब कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। अब सन का देखते होंगे कि सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा हार्डनेस हम लोग कर पाएंगे तो हमारा जो अर्थ पर इतना सारा प्रॉब्लम है एनर्जी का, सब सॉल्व हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे दो हैवी जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है, एक हैवी न्यूक्लियस को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? दो पार्ट में इसको ब्रेक किया जाता है और उसमें भी एनर्जी मिलता है। इसको हम लोग हार्नेस करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप लोग देखे होंगे उसमें हम लोग इसी का यूज करते हैं। काकरापारा गुजरात हुआ, कैगा कर्नाटक वगैरह में, कुंडकुलम तमिलनाडु देखे होंगे आप लोग। तो ये सारा में न्यूक्लियर फ्यूजन लगता है और सन वाला में फ्यूजन है। एक पॉइंट चीज याद रख लिया जाए, जो आपको देखने को मिलेगा जो फादर ऑफ एटम बम थे वो थे रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। तो वही जो है फादर ऑफ एटम बम है। और एटम बम भी जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ओके, तो इसको याद रखा जाए। ओके, तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका आइज हो गया। आइज को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इफ द एटॉमिक नंबर इज 19 देन व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है निकालने? तो चलिए मैं समझा देता हूं। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रॉन को बारे में पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है से मतलब चारों ओर जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो है मूव करते रहता है, पता होगा आपको। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है। तो इसमें जो सेल होता है उसको के, एल, एम और एन वही सबसे डिनोट किया जाता है, ऐसा मालूम होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह 2n² फार्मूला पे होता है। n इज इक्वल टू आप लोग 1 2 3 पुट कीजिए, 1 2 3। तो ये बताएगा कि फर्स्ट आप लोग ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकंड में कितना रहेगा। तो फर्स्ट में 2 1 जा 2, 1 का 2 × 1 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आने वाला है? 2 ही आने वाला है। फिर 2 के बाद अगर 2 का स्क्वायर किया जाए तो 8 आ जाएगा। तो 2 8, उसके बाद देखिएगा 18 और उसके बाद 32 आएगा। तो इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। 2 8 18 32 के बाद इलेक्ट्रॉन रिपीट करने लगता है। तो यहाँ से 2 8 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी है कि बाहरी कक्षा अगर कोई मतलब एटम है उसका अगर लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ अंतिम ऑर्बिट है, तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर अंतिम कक्षा है वह तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा चलिए समझ के फॉर्मूला वगैरह। तो आइए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करते हैं। परमाणु क्रमांक 19 है। क्या है? परमाणु क्रमांक 19 है। देखते हैं इसको। हाँ, तो सबसे पहले अगर 2a² डालें तो सबसे पहले 2 आएगा, सेकेंड में 8 आता है
और लास्ट में क्या 2 8 18 आता है, तो जो लास्ट ऑर्बिट बच गया, क्या आ गया, जो लास्ट ऑर्बिट बच गया उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसमें 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 8 तो रहा, मेरा 9 आ रहा है, तो 9 को भर नहीं सकते हैं, 9 को भर नहीं सकते हैं, तो उसमें 8 और 1 डालेंगे ना, 8 भरेंगे इसमें, उसके बाद 1 भरेंगे इसमें, तो 2 8 8 1 जो है से आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो ये होगा। लास्ट में सीधे 10 नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट पड़ रहा है ना, तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यही रूल है। ओके, यही सारा है। और एक चीज़ और याद रख लिया जाए कि जो वैलेंसी होता है, क्या होता है, जो वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है ना। कभी देखिए मेटल और नॉन मेटल के थोड़ा सा अलग होता है, मत बोलिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग थोड़ा हो जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखिए थोड़ा सा इसी कैलकुलेट करते हैं। अगर नॉन मेटल वगैरह की बात आता है तो उसमें हम लोग 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेटल का तो 1 2 3 होगा ही होगा। ओके, उसके बाद कार्बन का 4 आता है, आपको मालूम होगा। उसके बाद फिर जाएगा उधर, तो उसके बाद 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैलेंसी निकालने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन आयोनिक पोटेंशियल डिक्रीजेज बिकम। सबसे पहले ग्रुप और पीरियड तो पता होगा ना, जो ऊपर वाला होता है टोटल 18 ग्रुप है, टोटल 7 पीरियड्स है, तो ऐसे ऐसे हो जाए उसको पीरियड बोलते हैं आप लोग, ऐसे वाला को 18 बोलते हैं। तो ग्रुप में जब ऊपर से आप नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो उसमें आयोनिक पोटेंशियल जिसको आप लोग आयन भी हो बोलते हैं, उसमें कमी क्यों आता है, ठीक है। कमी का आने का कारण क्या है, नाभिकीय आवेश का घटना, विद्युत निर्भरता घटना, परमाणुीय आकार का बढ़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका रीजन देखने को मिलेगा, जैसे जैसे एलिमेंट में ग्रुप में ऊपर नीचे जाइएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको आप लोग जेड से डिनोट करते हैं, ए से नहीं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, वो जो होता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, न्यूक्लियर का साइज जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करने के चलते जो आयन विभव में होता है सब कमी आने लगता है। तो ये इसका करेक्ट रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणुीय आकार बढ़ना, डिक्रीज इन न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस का साइज जो है सबको बढ़ने लगता है, जिसके चलते क्या होता है, उसके चलते जो है सो आयन के विभव में कमी आ जाता है। ओके, तो इसको याद रखा जाए। एक पीरियोडिक टेबल लेना चाहिए था। चलिए कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ से। ओके, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलेगा वो एटॉमिक नंबर यानी कि जेड पर आधारित है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो है हेनरी मोजले ऐसे तैयार किए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। टोटल 118 एलिमेंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द हार्ड वाटर इज नोन एज। अब यहाँ से बात किया जा रहा है कि आप लोग को कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर हार्ड वाटर से हटाते हैं तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। मैं पहले भी सब सारा चीज़ डिस्कस कर दिया हूँ, जितना चीज़ मैं आपको लोग अब तक पढ़ा चुका हूँ उसको आप लोग रिवाइज कीजिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, और मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट नहीं करता हूँ ना, क्वेश्चन मैं रिपीट लगभग नहीं करता हूँ, तो जितने सारे अगर नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं तो समझिए कि अच्छा नया नया क्वेश्चन आप लोग के लिए आ रहा है, नया नया पढ़ लीजिए, फायदा होगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। तो आपको बताना है कि यहाँ से जो कठोर जल में जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, उसे कठोर जल में जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है उसको निकालने की प्रक्रिया को आप लोग बोलते क्या हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जल का मृदुकरण करना, यानी कि वाटर सॉफ्टनिंग करना। अभी कठोर जल होता क्या है, जैसे कोई जल में पहले ही बताया था कि कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका दाल नहीं गलेगा, क्या होगा, दाल नहीं गलेगा, या उसमें साबुन झाग नहीं देगा, साबुन झाग नहीं देता है, तो वैसे हम लोग वाटर को हार्ड वाटर बोलते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर का रीजन क्या होगा, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द वाटर बिकम्स हार्ड। तो वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो आप लोग उस हार्ड वाटर को फिर सॉफ्ट कैसे कीजिएगा, तो उसमें हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिटर्जेंट वगैरह का यूज किया जाता है, तो उसमें आप लोग का काम हो जाएगा। क्वेश्चन भी आता है ना कैसे ऐसे कि हार्ड वाटर में कौन काम करेगा, साबुन या फिर डिटर्जेंट, साबुन डिटर्जेंट दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान दे लीजिएगा। हार्ड वाटर में सिर्फ डिटर्जेंट ही काम करता है, साबुन झाग उसमें देता ही नहीं है, तो आप लोग को जो क्लीनिंग का एक्शन है उस परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। ओके, और समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो हो गया डिटर्जेंट हो गया। तो यही सारा प्रोसेस जल का मृदुकरण करना होता है, और बाकी साल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जिसके चलते है वाटर हार्ड होता है। तो याद रख लीजिएगा। एक सोप और डिटर्जेंट में थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लीजिएगा। सोप जो है ना जल का प्रदूषण नहीं करता है, यानी कि वाटर पोल्यूट नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट जो है वाटर को पोल्यूट करता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड का आप लोग देखेंगे मिल्क से आप लोग कर्ड बनाते हैं, इसमें बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, आपको अच्छे से पता होगा। तो इसमें एंजाइम हम लोग कौन सा यूज करते हैं, अलग अलग रिएक्शन में आप लोग को अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ शुगर वगैरह हम देखे होंगे आप लोग कि हम लोग एंजाइम यूज करते हैं, और भी कई सारी चीज़ हम लोग एंजाइम यूज करते हैं। तो एंजाइम आखिर होता क्या है, तो एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ओके, चर्चा कर दूंगा, पहले आंसर बताता हूँ। तो इसमें आपको रेनिन जो है एंजाइम काम करता है, क्या करता है,
रेनिन जो है एक एंजाइम काम करता है मिल्क को कर्ड में बनाने में। ओके चलिए, अब इसमें लैक्टोबैसिलस होता है और लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछते हैं कि जो बर्तन होता है, क्या होता है, बर्तन होता है, तो उसमें हम लोग कर्ड वगैरह क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो पूछेंगे कि तांबा वगैरह का बर्तन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग दही क्यों नहीं रखते हैं? 10th क्लास का बुक में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो तांबा जो होता है कॉपर ये कि मेटल है, क्या है, एक मेटल है। और जो दही रख रहे हैं उसमें आपका एसिड है, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन हो जाता है, तो ये खराब हो जाएगा दही आपका, क्या हो जाएगा, दही जो है खराब हो जाएगा। इसी चलते हम लोग प्रेफर करते हैं कि एसिड को यानी कि दही को मेटल का जो है पात्र होता है, बर्तन होता है, उसमें ना रखा जाए। तो ये क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिएगा। अब मैं चर्चा करता हूँ कि अब एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम देख लीजिएगा, एंजाइम जो होता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। अब कैटालिस्ट क्या होता है समझिए, कैटालिस्ट आर द सब्सटेंसेज व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। अर्थात यानी कि देखिए इसका मीनिंग होता है कि कैटालिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को जस्ट इंक्रीज कर देता है, अभिक्रिया प्रतिक्रिया जो भी होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बस उसका रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी कि फास्ट कर देता है। ओके तो उसी तरह से कैटालिस्ट होता है। बहुत सारा आप लोगों को कैटालिस्ट वगैरह बताया था, निकेल प्लेटिनम यूज करते हैं हम लोग हार्वर्ड प्रोसेस वगैरह में। तो यहाँ पे वही बायोलॉजिकल कैटालिस्ट रेनिन यूज किया गया है इस मिल्क को फॉर्मेशन में। तो बात समझ में आ चुका होगा। तो कैटालिस्ट वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पे रेनिन यूज होगा आपका। ओके तो याद रखा जाए, सारा चीज ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड टू क्योर मलेरिया। अच्छा, वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर है आप लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। ओके तो देखिए वैक्सीन और मेडिसिन में थोड़ा सा अंतर है ना। तो वैक्सीन वर्सेस मेडिसिन थोड़ा सा चलिए करते हैं। तो एक हो गया वैक्सीन, क्या हो गया, एक हो गया वैक्सीन और एक हो गया मेडिसिन। तो देखिए जो वैक्सीन होता है, आपको कोई डिजीज होता है उसको प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, क्या होता है, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है ताकि आपको डिजीज जो है से फ्यूचर में ना लगे। और मेडिसिन जो होता है आपको अगर कोई रोग लग गया है तो उसको ठीक करने के लिए देता है, यानी कि क्योर करने के लिए दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको रोकने के लिए दिया जाता है और इसको क्योर करने के लिए दिया जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, समझ गए ना। तो वैक्सीन जरूर लगवाइएगा, मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर होगा। समझ चुके हैं ना सारा चीज़। तो यही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मुझे लगा कि बताना चाहिए, बहुत लोगों को पता होगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा वैक्सीन जो होता है क्या होता है, वैक्सीन जो होता है इसे कौन यूज होता है, मलेरिया में। दवाई तो क्यूनिन वगैरह होता है, तो यहाँ पे क्यूनिन दवाई यूज होता है आप लोग जिसको आप लोग सिनकोना जोट्री होता है उसके बाग से निकालते हैं। यहाँ पे वैक्सीन की बात किया जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, डेंग वैक्सीनिया, फिर मॉस्क्यूरिक्स या फिर क्यूनिन। तो क्यूनिन तो मेडिसिन है, तो यहाँ पे वैक्सीन तो है नहीं, तो मॉस्क्यूरिक्स इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मॉस्क्यूरिक्स जो होता है से मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज होता है। ओके बाकी मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम होता है, आपको मालूम है ना क्या होता है, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन से ही अपने आप को इंक्रीज करता है। क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन। ओके फ्यूजन मैंने 2 टाइम बताया था ना, तो मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू जो है से अपना जो है से ग्रोथ करता है। और यह जो आपको आरबीसी को प्रभावित करता है, किसको, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का टाइम पीरियड 100 से लेकर 120 दिन तक होता है, आरबीसी तो जस्ट आपको 102-3 दिन तक देखने को मिलता है। ओके तो उसको अफेक्ट नहीं करता है, आरबीसी को अफेक्ट करता है प्लाज्मोडियम। ओके तो इसको याद रखा जाए। तो आंसर मिल गया होगा, मॉस्क्यूस मलेरिया वगैरह पैरासाइट के चलते होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है उसी के काटने के चलते होता है। तो फीमेल देखिए एनाफिलिस मच्छर जो आपको काटती है, वो काटती है इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मच्छर कभी भी काटता नहीं है, हमेशा मछली काटती है। जस्ट फॉर जो कि मतलब फीमेल मच्छर ऐसे काटती है ना, फीमेल मच्छर काटती है। क्यों, क्योंकि उसको आपको फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए जरूरी होता है ना, तो उसको याद रख लीजिएगा, ये वगैरह फॉर्मेशन में जरूरी होता है, उसको प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन तो भाई वो फल तो खाएगा नहीं, तो आपका ब्लड से लेती है वो। ओके तो समझ लीजिएगा इसको। तो आंसर आपका मॉस्क्यूरिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन 8, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, वाटर गैस और एक और कौन गैस होता है, एक कोल गैस होता है, दोनों को बता दूंगा आपको। तो वाटर गैस का बताइए किसका मिश्रण, CO+H2, CO+N2, CO2+H2 या फिर CO+N2। दोनों ऑप्शन सिमिलर लग गया है, यहाँ से इसको ना CO2+N2 करना पड़ेगा। ओके तो अब बताइए क्या होना चाहिए। तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है वाटर गैस, तो CO+H2 होता है। क्या होता है, CO+H2 जो गैस होता है वो होता है वाटर गैस। तो याद रख लीजिएगा CO+H2 वाटर गैस, भूलना नहीं है। CO+H2 हो गया वाटर गैस, क्या वाटर गैस, और आपका हो जाएगा CO+N2, CO+N2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोल गैस। क्या हो जाएगा, कोल गैस। तो दोनों को याद रखा जाए ना, कोल गैस और वाटर गैस। क्लियर, तो दोनों को याद रखिए, क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट आते हैं। ओके और थोड़ा सा लेवल रहेगा, क्वेश्चन जो 10 तक है 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना। IAC लेवल का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप से बनता है उसे पूछते हैं। जैसे देख लीजिएगा वाटर गैस वगैरह जो है से आपको पूछा जाता है, तो जनरली आपको
देखने को आईसीएसई बोर्ड वाले में तो मिल जाएगा पहले, लेकिन जनरली एनसीईआरटी वगैरह में तो मतलब नहीं मिलेगा 10 तक। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आईसीएसई वगैरह में जाकर देखने को मिल जाएगा। बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पेन आप लोग सुने हैं, तो बॉल पेन जो है किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्व बल या फिर पृष्ठीय तनाव, विस्कोसिटी, बॉयल्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स या सरफेस टेंशन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए जैसे कि आप लोग पेन से कोई लिखते हैं, तो जैसे पेन से आप लोग इसका नीब आप लोग जमीन दबता है, जब स्याही पे क्या होता है, मतलब सॉरी पेपर पे जब इसका दबता है तो इस पर फ्रिक्शन चलते एक फोर्स लगता है अंदर में, और फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ना स्याही से निकल के नीचे आता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते काम होता है। जैसे कि इंक है, यहाँ से इसका नीब है यहाँ पे, तो नीब पे जैसे फोर्स पड़ेगा तो यहाँ से जो है इस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स चलते स्याही धीरे धीरे नीचे आता है, तो ये बॉल पेन इस पर कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने किया था आपको मालूम है ना? न्यूटन। अब जिसको चलते आप लोग बहुत परेशान रहते हैं फिजिक्स में, ओके, वही न्यूटन बाबा है, फादर ऑफ फिजिक्स यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एग्रीइंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप लोग नाम सुने हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए 1921 में किसको? अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1921 में। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो है से आपका एनर्जी क्या पार्टिकल का क्या होता है? इंक्रीज विथ इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वेलोसिटी। ऑप्शन जैसे क्यों डाल देता हूँ, मतलब वेग में कमी के साथ घटता है, वेग बढ़ने के साथ बढ़ता है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, एक सिमिलर ऑप्शन हो जाता है। कभी छोटा टर्म गुस्सा खुद पे भी आता है, बट क्या करूँ। डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिए थे आइंस्टाइन, उसका अनुसार फॉर्मूला होता है E=mc²। क्या होता है? E=mc²। तो देखिए mc² ही जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है, या कभी कभी अगर पार्टिकल है तो उसका mv² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mv² होता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वगैरह लेते हैं, अगर पार्टिकल अगर फोटोन हो या फिर आप लोग लाइट वगैरह होता है, लाइट भी डुअल नेचर में परफॉर्म करता है, आपको मालूम होगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीड वगैरह इसको या वेलोसिटी आप लोग कह सकते हैं। तो इस पर डिपेंड किया mv²। तो वेलोसिटी अगर जैसे ही इंक्रीज कराइएगा, क्या होगा? वेलोसिटी आप इंक्रीज कराइएगा तो आपका एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है आपको कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² का है। ओके, तो यहाँ से बढ़ता है। क्लियर? तो देख लीजिए, तो ऑप्शन टिक लगा लिया जाए। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो यही हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो उसका जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है तो उसको सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द थ्रोन स्पून इन अ सैटेलाइट बाय एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट समझ रहे हैं ना? अंतरिक्ष यात्री अगर कोई उपग्रह में अगर कोई चम्मच को गिराता है तो क्या होगा? जमीन पर गिर जाएगा। फॉल्स ऑन द फ्लोर, जमीन मतलब सैटेलाइट के अंदर गिर जाएगा। रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वहीं पर रह जाएगा। फॉलो द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, गोज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे अगर कोई मान लेते हैं कोई सैटेलाइट वगैरह है तो वहाँ तो मूव करता है, तो अगर जैसे ही अगर मूव करेगा तो गिराइएगा तो वो जो उसी के साथ ऐसे रोटेट करने लगता है ना, जो उसी का मोशन के साथ रोटेट करने लगता है। क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखिएगा सैटेलाइट वगैरह जो ऊपर लगाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होता है। तो जीरो ग्रेविटी में वह उसका जो है ग्रेविटी तो लग नहीं रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा? तो वह जो है जो सैटेलाइट जो मूव कर रहा है उसी को मोशन को ऐसे फॉलो करता है। फॉलो द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच इज द मोस्ट मिल गिविंग ब्रीड ऑफ द काउ इन द वर्ल्ड लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, बुक में ऐसे लिखा हुआ था। ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में जो सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन है, मतलब दूध देने वाला प्राणी कौन है? यह जो गाय है, तो बताइए कौन है यह गाय? कितना प्यारी लग रही है नहीं? तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। देवनाइल है, उसके बाद होल्स्टीन फ्रीजियन है, उसके बाद सिंधी है, या फिर चितगांग है। तो बताइए कौन इसका जो है से सबसे ज़्यादा दूध देने वाली प्रजाति है? पता चल रहा है इसको? देखें, देखिए इसको पहचानिए। इसका आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन ना। होल्स्टीन फ्रीजियन जो एक प्रजाति है गाय का, वो जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो मैं तो ज़्यादा सर्च नहीं किया कितना दूध देती है ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा दूध देने वाली प्रजाति यह है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप लोग अभी मैं लगा दूंगा। ओके, जब मैं वीडियो आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे मैं जो है लगा दूंगा कि कितना दूध यह देती है। सब सर्च करना पड़ता है कुछ डेटा वगैरह। तो ये होल्स्टीन फ्रीजियन आपका हो जाएगा प्रजाति। क्वेश्चन 13 देखते हैं। द काउज ऑफ हॉट ऑन किकिंग अ स्टोन इज,
अब क्वेश्चन आप समझ में आ रहा है ना, किसी पत्थर को आप लोग मारते हैं तो उसको आपको चोट क्यों लगता है, वह सेम क्या क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग गेंद को यहाँ से थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, गेंद को आप लोग थ्रो करते हैं, गेंद जैसे जाके यहाँ पे हिट करता है, गेंद जाके हिट करता है, उतने ही वेग से आपको तुरंत से लौट के वापस भी आता है। तो यार जैसे ही आप लोग आपने फेंका लौट के वापस आया, जितना ही जोर से आप लोग फेंकते हैं उतना ही जोर से वापस आता है। तो आखिर होता क्यों है, अब जैसे किसी को आप ठोके पीटे मारे उसको, तो आपको भी चोट लगता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे कि उसको मारे हाथ में चोट लगे तो ऐसे ऐसे हाथ मिलाते, वो कितना चोट लगा, एकदम लग रहा है कि लोहा का शरीर है। तो इस तरह से मतलब रिएक्शन भी लोगों का होता है। तो किसके चलते होता है, जड़त्व के चलते होता है, वे के चलते होता है, प्रतिक्रिया के चलते होता है, या फिर समय के चलते होता है। तो देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी के चलते आपको चोट लगता है, यानी कि रिएक्शन के चलते होता है। जितना जोर से आप एक्शन कीजिएगा उतना ही जोर से आपका रिएक्शन होगा, बात समझ में आ रहा है। तो उसी के चलते होता है। बाकी इनर्शिया जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को हम लोग जो लॉ ऑफ मोशन होता है उसको इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम ना। और जड़त्व का नियम बताया था ना, टोटल में 3 तरह का जो होता है से जड़त्व होता है, लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मोमेंटम पता है ना, P = mv होता है, P = mv मास इंटू वेलोसिटी। ओके चलिए, तो ये सारा है न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। न्यूटन ने टोटल 3 लॉ दिए थे, तो आपको इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग का जो आपको देखने को मिलेगा जो राइट हैंड रूल था वो किसको पता लगाने के लिए यूज होता है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या फिर वास्तविक धारा, बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा इंड्यूस्ड करंट। क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट को पता करने, इंड्यूस्ड करंट समझ में आता है। इंड्यूस्ड करंट होता है कि किसी के इफेक्ट में आकर जो है धारा जो उत्पन्न होता है, डायरेक्ट धारा नहीं है, किसी के इफेक्ट में हुआ है। जैसे अपने बहुत सारे 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट वगैरह आप लोग पढ़े होंगे कि एक यहाँ पे कॉइल रहता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देते हैं, सोलेनॉइड रहता है ऐसे ऐसे, और उसके बाद बगल में एक कुंडली रखा होता है, तो उसमें जो है से आपका इलेक्ट्रिसिटी अपने आप फ्लो हो जाता है, तो वो उसमें प्रेरित धारा है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट है। इसके इफेक्ट के चलते इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया है, तो एक प्रेरित धारा होता है। तो प्रेरित धारा का डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। आइए थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझा दिया जाता है। देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, तो इनको बोलते हैं कि राइट हैंड जो रूल में आप लोग जो राइट हैंड है उसका 3 उंगली को, जिसको आप लोग थंब बोलते हैं, उसके बाद इसको आप लोग बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो तीनों फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आपका जो अंगूठा है वो मोशन के बारे में बताएगा, थ्रस्ट और मोशन बताएगा। उसके बाद जो आपका तर्जनी है, इसको तर्जनी बोला जाता है, जिसको इंडेक्स फिंगर आप बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और जो आप लोग देखने को मिल रहा है जो मिडिल फिंगर है, वही जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को बताता है। तो यही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था। ओके, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अंडरस्टैंड हो चुका होगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अभी मैं बताया था कि हेनरी मोजले है, क्या है, हेनरी मोजले जो है से क्या होता है, हेनरी मोजले जो ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप लोग तैयार किए हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तैयार किए हैं। ओके, तो उसको क्या किए हैं, तो वो उनके अनुसार जो है परमाणु जो संख्या है, क्या है, परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, जिसको आप लोग जेड से डिनोट करते हैं, वो जो है उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी एलिमेंट का। क्या होता है, किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो इसको याद रखा जाए, एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी जो आपको देखे होंगे कि जितना भी आप लोग जो प्रोटॉन वगैरह, सारा इलेक्ट्रॉन वगैरह चारों तरफ से घूमते रहता है ना, प्रोटॉन होता है चारों तरफ से घूमते रहता है। ओके सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ से घूमते रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपको अंदर में देखने को मिलेगा। और एटम को जैसे जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो एटम को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं। क्लियर, चलिए। और सेंटर में इसका 99 पॉइंट लगभग 99% जो है मास इसमें रहता है ना, किसी एटम का, एलिमेंट का बोल सकते हैं आप लोग। जो मास होता है वो क्या होता है, उसके सेंटर में नहीं होता है, एटम ही बोलेंगे, उसके क्या होता है, सेंटर में होता है, यानी कि न्यूक्लियस में होता है ना। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं। ये जो ऐसे एटम है, क्या है, एटम है, उसका न्यूक्लियस है। तो एटम का न्यूक्लियस है तो उसको रदरफोर्ड किए थे ना, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे तो उस समय न्यूक्लियस खोज किए थे रदरफोर्ड। और जो सेल होता है, आप लोग देखे होंगे सेल वगैरह, ओके, जो सेल होता है, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका खोज किए थे आपको रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन है, रदरफोर्ड है ना, फोर्ड जी हैं, अभी ब्राउन जी हैं। ओके क्लियर, तो समझ चुके होंगे। एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। ओके चलिए,
नीस आज इतना ही क्वेश्चन था, थोड़ा आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखे ना। तो चलिए यहाँ तक आते हैं, तो ये जरूर दीजिएगा, बाकी एंजॉय कीजिए वीडियो। बाकी रिवाइज कर रहे हैं ना, शाम वाला वीडियो जरूर देखिएगा ना, झारखंड वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट बनेगा, उसी से आपको 40 क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है। ओके, तो चलिए, तो मिलते हैं शाम को 8 बजे रात को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। वंदे भारतम।